हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय अनुराग और आज के इस सेशन में मैं बात करने वाला हूं 69th बीपीएससी के बारे में। बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप सबको पता है कि 15 जुलाई से 5 अगस्त तक का टाइम दिया गया है आपके आवेदन के लिए, एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए। आप सभी लोग तैयार होंगे और अब आपने शुरू भी कर दिया होगा। इसके लिए आपने फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दिया होगा। तो एक बड़ी उम्मीद आपके सामने है, एक बड़ा अवसर आपके सामने है। लेकिन 69th बीपीएससी के बारे में जैसे उम्मीदें की जा रही थी कि इसमें इस बार अधिक सीटें आएंगी और बहुत अच्छा एक अवसर रहेगा, उस पर तो फिलहाल पानी फिरता हुआ दिख रहा है क्योंकि सीटें कम आई हैं। पहले 335 के आसपास थी, उसमें 33 बढ़ाई गई हैं। कुल लगभग 379 के आसपास अभी जो सीटें हैं। लेकिन हाँ, उम्मीद की जा रही है कि सीटें बढ़ेंगी, रिक्तियां बढ़ाई जाएंगी। अब देखना यह है कि बीपीएससी क्या करता है या डिपार्टमेंट से कितनी सीटें इसमें और ऐड होती हैं। एक चीज तो क्लियर है कि रिक्तियां कम हैं, इसलिए चुनौतियां ज्यादा होंगी। ये तो बिल्कुल तय है क्योंकि सीटें कम होती हैं तो कंपटीशन बढ़ता है, आप सब जानते हैं। ऐसे में क्या हो रणनीति, बीपीएससी को कैसे तैयार करें, और अब जब 30 सितंबर का डेट बीपीएससी ने दे रखा है प्रीलिम्स के लिए, तो आपके पास मुश्किल से 2 महीने 2.5 महीने का समय बचा है। ऐसे में क्या रणनीति हो, क्या आप करें, किस तरीके से अपने को तैयार करें और किन चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इसी पर मैं चर्चा करूंगा। एक संक्षिप्त चर्चा है, तो जल्दी से हम इसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बीपीएससी में सफलता की रणनीति पर बात करते हुए कि एक स्टडी IQ का एक बैच है। आप जब यूपीएससी के लिए तैयारी करेंगे तो उसके लिए एक बहुत शानदार एक बैच शुरू किया गया है, एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका नाम है P2I। और P2I का मतलब है प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। आप में से जो लोग या इस वीडियो को, इस क्लास को जो लोग भी देख रहे हैं, उनमें से जो भी यूपीएससी की तैयारी के लिए अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए स्टडी IQ का ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसमें प्रारंभिक परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी स्टडी IQ की टीम आपको कराएगी। ये एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी है जिसमें आप प्रीलिम्स पास करने के बाद स्टडी IQ के सेंटर पे आपको रहना है। यहाँ आपको बिल्कुल फ्री एकोमोडेशंस और फूडिंग और सब कुछ की सुविधा है। साथ ही साथ जो सबसे अच्छी बात है वो है मेंटरशिप की। हर एक स्टूडेंट को मेंटर्स मिलेंगे, पर्सनल मेंटर, जो आपके चीजों पर ध्यान रखेंगे, आपकी तैयारी पर नजर रखेंगे और आप उनके गाइडेंस में तैयारी करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये शुरू हो रहा है 22 जुलाई से। आप अगर इसमें शामिल होते हैं तो ठीक, अदरवाइज कोई आपके सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में जो यूपीएससी को टारगेट करना चाहता हो, उसे आप बता सकते हैं। और जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करें तो इसके लिए एक कोड यूज करना है और वो कोड है अजय लाइव। ये मेरा कोड है। इस कोड को यूज करके आप जो डिस्काउंट और जो सुविधाएं हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी को लेकर एक चीज तो क्लियर है, आप सबको पता है कि इसकी नोटिफिकेशन आ गई है, 27 जून को ही आ गई थी। और जैसा कि मैंने कहा 15 जुलाई से 5 अगस्त फॉर्म फिलअप करने का समय है। कुल सीटों की संख्या फिलहाल जो 379 के आसपास है। लेकिन हाँ, मैंने कहा है कि रिक्तियों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन जैसी खुशी होनी चाहिए थी वैसी नहीं हो पाई है। और इसकी वजह है कि डिपार्टमेंट से अभी कोई ऐसी रिक्तियां नहीं आई हैं। तो फिलहाल रिक्तियां कम है, इसलिए सफलता प्राप्त करने की चुनौती अधिक होगी। अधिक संख्या में लोग फॉर्म फिलअप करेंगे। यूपीएससी की तरह बीपीएससी में भी अब बहुत ज्यादा संख्या में लोग फॉर्म फिलअप करने लगे हैं। मोर देन 5 लाख, 5 लाख से ज्यादा। तो आवेदन करने वालों की संख्या ज्यादा होगी, नेगेटिव मार्किंग है, जाहिर सी बात है कि जो कंपटीशन का लेवल है वो बढ़ेगा और आपके लिए एक कठिन चुनौती सामने होगी। लेकिन जो लोग बीपीएससी को ही टारगेट बना के अपनी तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी में सफलता हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये मरने जीने का सवाल है। इसीलिए आप किसी भी मामले में समझौता ना करें और आप इस तैयारी में अपने को आगे बढ़ाएं।
सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? सफलता की जो पहली सीढ़ी है वो है प्रारंभिक परीक्षा। आप सब जानते हैं प्रारंभिक परीक्षा का यूं तो कोई खास महत्व नहीं होता, क्योंकि इसके मार्क्स आपके अंतिम सफलता में ऐड नहीं होते। इसके आधार पर आप अंतिम रूप से चुने नहीं जाते। लेकिन हाँ, अंतिम सफलता के लिए ये पहला पड़ाव है, और यहाँ अगर आप सफल नहीं होते तो फिर मेंस और इंटरव्यू में जाने का सवाल ही नहीं होता। इसीलिए एक बड़ी चुनौती है प्रारंभिक परीक्षा। और हम सब जानते हैं कि बीपीएससी का जो कट ऑफ है हर बार बढ़ता ही जा रहा है। 68 में नेगेटिव मार्किंग पहली बार किया गया था, इसलिए थोड़े से कट ऑफ नीचे गए। उसके पहले 67 में कट ऑफ बहुत ऊपर गया, अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ था। अब चूंकि ये नेगेटिव मार्किंग का दूसरा साल होगा, इसीलिए अब देखना होगा कि किस तरीके का कट ऑफ होता है। लेकिन कट ऑफ जो है वो बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है। इसीलिए आप इसमें एक ठोस रणनीति बनाकर चलें। तो इस परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, और आपको समय दिया जाता है 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। आप समझ सकते हैं कि आपको एक प्रश्न करने के लिए 1 मिनट से भी कम समय, लगभग 40 सेकंड का समय होता है। तो आपको इतने कम टाइम में आपको ये सवाल करने हैं, तो आपके ऊपर एक समय का भी दबाव होता है ना? तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको ये तैयारी करनी है। सफलता के लिए एक कठिन जो दौर है, कठिन पड़ाव है, वो है प्रीलिम्स का। और प्रीलिम्स में आपको पता है कि प्रीलिम्स में कई तरह के दबाव होते हैं। प्रीलिम्स में केवल समय का दबाव ही नहीं होता। तो इसलिए आपको इन सभी चीजों पर ध्यान रखना होगा कि आपकी तैयारी की जो पूरा एक लेवल है वो किस तरीके से हो। क्या करना चाहिए, मैं थोड़ा एक एक करके आपको इस पर भी बात करना चाहूंगा कि किन बातों पर आप ध्यान दें। देखिए, सबसे पहले तो सिलेबस जो है उस पर आपको नजर रखनी चाहिए। वैसे एक बात यह भी है कि सिलेबस केवल कहने के लिए है। जो सिलेबस में दिया गया है, अगर वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते तो बात ठीक थी, लेकिन ये केवल कहने के लिए है। सिलेबस का उसका कोई पालन नहीं होता। ऑलमोस्ट सारी चीजें पूछ ली जाती हैं जितना आप कुछ पढ़ते हैं। इसीलिए सिलेबस को ध्यान में तो रखना है, लेकिन सिलेबस के साथ साथ आपको एक बहुत वाइड नेटवर्क अपना बनाना है पढ़ने का, जिसमें कि कोई भी किसी तरह के भी क्वेश्चंस आए तो आप आसानी से कर सके। पढ़ाई के लिए एक तो सिलेबस का ध्यान रखना है। दूसरी बात ये कि जैसा कि मैंने कहा कि इसमें दूसरा समय एक आप तय करें कि आप किस तरीके से आप कितना समय निकाल पाते हैं और आप कितने देर तक डेली पढ़ते हैं। साथ ही साथ इसमें इस बात पर भी ध्यान रखें कि क्या पढ़ना है, कौन से सोर्सेस आपके हों, और प्रैक्टिस के लिए आप कितना समय निकालते हैं। तो वैसे तो आपकी पूरी तैयारी शुरू हो गई होगी, लेकिन फिर भी बहुत एक घबराहट में या हड़बड़ी में बहुत सारे लोग बहुत कुछ पढ़ जाते हैं। मार्केट में निकलने के बाद उनको जब कोई नई मैगजीन या कोई नई बुक दिखती है तो उनको लगता है कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और फिर कुछ फ्रेंड सर्कल में भी ऐसी बातें होती हैं जब ये कह दिया जाता है कि सब कुछ देखकर जाना है, तो उसमें कई बार कुछ लोग अपने सोर्सेज ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उनका फोकस थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। तो इसलिए कम हो। अगर मैं आपको कुछ चुनिंदा सजेशंस कुछ आपको मैं दूं जिस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, तो 3-4 बातें हैं, जरा उसे आप ध्यान में रखें। मसलन सबसे पहली बात मैं कहूंगा कि एनसीईआरटी बुक्स को ही आप बेस बनाएं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स जो हैं वो आपके 2 वजहों से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कॉन्सेप्ट आपके बनाते हैं एनसीईआरटी बुक्स, और आजकल ज्यादातर क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि कॉन्सेप्ट बेस्ड आने लगे हैं। यूपीएससी में तो होता ही था, अब धीरे धीरे बीपीएससी में भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बढ़े हैं। जो पहले वन लाइनर क्वेश्चंस होते थे, अब वन लाइनर क्वेश्चंस की संख्या भी धीरे धीरे कम होने लगी है। और कॉन्सेप्ट के लिए तो एनसीईआरटी एक बेस्ट सोर्स है, आप सब जानते हैं। दूसरी बात यह है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप एनसीईआरटी और जो कुछ मानक ऐसे स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी में जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आप उन्हीं को पढ़ें।
मार्केट में जितनी अवेलेबल बुक्स जो और भी निकलती हैं रंग बिरंगे कलर्स में, आप बिल्कुल उनको ना लें, क्योंकि वो जो आपके ओरिजिनल टेक्स्ट बुक हैं, अच्छी किताबें हैं, उन्हीं से निकाल कर कुछ फैक्ट्स जमा करके ये बुक्स तैयार किए जाते हैं। और उसमें सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि उसमें ऑथेंटिसिटी की गड़बड़ी होती है, उसमें प्रामाणिकता की एक डर बना रहता है, क्योंकि ये जहां तहां से चीजें कलेक्ट करते हैं तो कई बार वो प्रामाणिक भी नहीं होता। बिहार राज्य से प्रश्नों को तैयार करें, क्योंकि स्टेट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके लिए आप जो बिहार की योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, सरकार के वेबसाइट्स पे उपलब्ध जो इंफॉर्मेशंस हैं और तमाम ऐसे स्टेट के संबंध में जो अच्छी किताबें, जैसे इतिहास में इम्तियाज अहमद की किताब मानी जाती है, एक अभी किताब आई है समग्र बिहार करके, तो जो अच्छे सोर्सेज हों, जो आपको लगे, और 3-4 हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि किस पब्लिकेशन की, लेकिन आप जो ऑथेंटिक किताब और सोर्सेज हों उनको देखें। खासकर इसमें जो बिहार के बजट और वेबसाइट्स पे जो उपलब्ध जानकारियां हैं उसको अपने स्रोत बनाएं। करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत है, याद रखिएगा, बीपीएससी में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की संख्या बढ़ी है। इसके लिए क्या करें? इसके लिए मेरा सुझाव होगा कि आप पिछले 1 वर्ष के, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, पिछले 1 वर्ष के लगभग, पिछले जून जुलाई से आप देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। जुलाई से आप देखें, और बीपीएससी में जिस तरह के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उसके लिए मुझे लगता है कि प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक और वो जो सोर्सेस हैं वो बहुत ऑथेंटिक है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बहुत इंफॉर्मेशन उसमें रहता है। कुछ बिहार से भी मैगजीन्स और चीजें पब्लिश होती हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। बिहार पे और स्पेशल कोई ऐसी बुक पब्लिश होती है लास्ट टाइम में, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो अगला पॉइंट है वो ये है कि पिछले वर्षों के प्रश्नों की प्रैक्टिस खूब करें। कई बार कई सारे जो स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं, तो 4 लेवल पे आपको काम करना है। बीपीएससी की तैयारी के लिए 4 लेवल है जिसको आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले एनसीईआरटी, बिहार स्टेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस और इंफॉर्मेशन है वो, पिछले 1 वर्ष के करंट अफेयर्स, और नंबर 4 पिछले वर्षों के पीवाईक्यू, जिसको हम लोग कहते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ये 4 सेक्शन में बांट के अपनी तैयारी करें और एक बार ये भी देखें कि आपकी तैयारी कहां पहुंची है, किस लेवल पे आप हैं, तो ये जरूर करिए। इसके बाद सबसे अधिक, ये भी एक चर्चा और कंफ्यूजन बना रहता है आपके मन में कि सबसे अधिक किस सेक्शन पे ध्यान दिया जाए, तो मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल एक अच्छी रणनीति नहीं होगी। सभी सेक्शन पे ध्यान दें, सबका एक ढंग से वेटेज है, लेकिन हाँ, कुछ सेक्शन है जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जैसे साइंस, जनरल साइंस पे क्वेश्चंस अधिक आते हैं, हिस्ट्री से अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्यादा, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से क्वेश्चंस होते हैं, पॉलिटी से क्वेश्चंस होते हैं। तो ये कुछ सेक्शन है जिस पर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि जिस तरीके से बीपीएससी नए नए प्रयोग कर रहा है और अनएक्सपेक्टेड जिस तरीके से वो अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहा है, तो कोई जरूरी नहीं कि इसमें यही पैटर्न चलेगा, क्योंकि आपने देखा मेंस का पैटर्न बदल गया 68 में, तो हो सकता है कि प्रीलिम्स में भी कुछ फेरबदल करे, क्योंकि एक बना बनाया पैटर्न है कि साइंस और हिस्ट्री और करंट अफेयर से क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो उसमें चेंजेस भी आ सकते हैं। इसीलिए मेरा सुझाव होगा कि आप इक्वली इंपॉर्टेंस दें सारे सेक्शन को, ठीक है ना, तो प्रत्येक खंड को समान रूप से दें, लेकिन ट्रेंड के आधार पर थोड़ा सा जो चला आ रहा है उस पर आप थोड़ा ध्यान रखें। समान अध्ययन, इतिहास और भारतीय संविधान, करंट अफेयर्स, इन पर थोड़ा सा फोकस बना के रखें। मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी वाले जो 10 क्वेश्चन है वो तो पूछे ही पूछे जाते हैं और संभावना है कि उसमें कोई ज्यादा फेरबदल ना हो। एनसीईआरटी पुस्तकों को सर्वाधिक वरीयता दीजिए पढ़ने क्रम में, जैसा कि मैंने कहा, और करंट अफेयर्स की भूमिका ज्यादा है, इसलिए करंट अफेयर्स, बिहार से जुड़ी खबरों पर भी विशेष आपको ध्यान देना है। और जैसा कि मैंने कहा कि बिहार सरकार जो कार्यक्रम चला रही है, सामाजिक आर्थिक योजनाएं और कार्यक्रम बिहार सरकार के चल रहे हैं, चाहे वो 7 निश्चय वाला प्रोग्राम हो या और भी जितने भी स्कीम्स चल रहे हैं बिहार के, उनको आप जरूर देखिए, क्योंकि उससे क्वेश्चंस मेंस में भी पूछे जाते हैं
और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जाहिर सी बात है, स्टेट का एग्जाम है तो स्टेट के क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे। और इसके साथ साथ हर एक सेक्शन में जिस तरीके से मेंस में बिहार से रिलेटेड हिस्सा उसमें पूछा जाता है, वैसे संभावना है कि प्रीलिम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आते भी रहे हैं, लेकिन थोड़ी संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि जिस तरह से बीपीएससी बिहार को ज्यादा फोकस कर रहा है, बिहार से संबंधित प्रश्नों पर, तो थोड़ा हर एक पक्ष में ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हर में जो बिहार में जो काम हो रहे हैं और बिहार का जो कंसर्न जुड़ाव है उसके साथ, उन मुद्दों को आप जरूर एक बार ठीक ढंग से देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको उसमें जो रेयर क्वेश्चंस होते हैं वो वाली मुश्किल नहीं आएंगे, वो कठिनाई नहीं आएगी। तैयारी करते समय कुछ और बातों को ध्यान रखिए, जैसे जो सबसे जरूरी है, इन पर भी आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जैसे एक तो कि बहुत लोग बहुत ज्यादा सोर्सेज जमा कर लेते हैं, तो मैं कहूंगा कि ज्यादा किताबें जमा ना करें। कोचिंग के नोट्स आप पढ़ें, लेकिन ये नहीं कि 2 4 5 कोचिंग के नोट्स आप ले लें, क्योंकि आजकल कोचिंग के नोट्स भी बहुत रंग बिरंगे और बड़े अट्रैक्टिव कवर में आते हैं, तो लगता है कि उनका भी हो जाए, उनका भी हो जाए। सारे कोचिंग्स के नोट्स लेकर कोई फायदा नहीं होगा, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और कहीं आप कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए सोर्सेस कम ही रखें और ज्यादातर कोचिंग के, अलग अलग कोचिंग के पढ़ने के बजाय कुछ किताबों को ही अपना आधार बनाएं और उसी पर ज्यादा ध्यान दें। दुर्लभ किताबों और तथ्यों की खोज करने के बजाय सामान्य तथ्यों पर ध्यान दें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो रेयर क्वेश्चंस के चक्कर में रहते हैं, रेयर बुक्स, रेयर क्वेश्चंस, वो बल्कि अपने सर्किल में भी इस बात को शेयर करते हैं कि मेरे पास फला बुक है जो केवल मेरे पास ही है और कहीं नहीं मिलेगी, या इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या ये हमने लाइब्रेरी से लिया है। कुछ इस तरह के कंफ्यूजन्स बनाए जाते हैं। मैं कहूंगा कि आप रेयर क्वेश्चंस के चक्कर में मत पड़े। मुश्किल से 10 से 15 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रेयर क्वेश्चंस आप कह सकते हैं। अब 10-15 क्वेश्चंस अगर आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, कोई मजबूरी नहीं है आपकी कि सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें। आप जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग में ये खतरनाक भी हो सकता है, तुक्केबाजी या ऐसे रेयर क्वेश्चंस के चक्कर में पढ़ने के। और फिर अगर आप ठीक ध्यान से अगर आप देखें तो अक्सर ये होता है कि रेयर क्वेश्चंस के लिए लोग ज्यादा परेशान होते हैं, और जो क्वेश्चंस इजी हैं या जो किए जाने चाहिए थे वो आपसे गलती हो जाते हैं, चाहे वो ह्यूमन एरर के नाम पे हो या जो भी हो, आप मिस कर जाते हैं, ओवरलुक कर जाते हैं। मैं कहूंगा कि रेयर करने के बजाय जितने इजी क्वेश्चंस हैं, जितने कंफर्टेबल क्वेश्चंस हैं आपके लिए, उन सब पर बढ़िया से ध्यान दें, क्योंकि अक्सर हाँ, गलती वही होती है जहां गलती नहीं करनी चाहिए, और ये हमेशा होता है। अगर आपने पहले प्रीलिम्स दिया है तो आपने देखा होगा। इसीलिए मैं कहूंगा कि आप रेयर फैक्ट्स के चक्कर में ना पड़े, रेयर सोर्सेज के चक्कर में ना पड़े कि किसी के पास कोई रेयर बुक है, कोई रेयर नोट्स है, कैसे हासिल होगा। बिल्कुल नहीं, जो सोर्सेज है आपके पास सफिशिएंट है, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। जो रेयर क्वेश्चंस हैं वो सबके लिए रेयर है, सबके लिए दुर्लभ है, सबके लिए मुश्किल है, केवल आपके लिए नहीं। इसलिए परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो मुश्किल से ऐसे 10-12 क्वेश्चंस होते हैं जो मुश्किल बनते हैं। परीक्षा में सबसे अधिक दबाव जो है वो समय सीमा को लेकर रहता है। जैसा कि मैंने कहा कि 2 घंटे के समय में 150 क्वेश्चंस करने होते हैं। आपको थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना है। अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन पर औसतन आपको 40 सेकंड मिलता है, और इसमें आपको करना है, जबकि क्वेश्चंस लेंदी भी होते हैं, पढ़ना भी है, समझना भी है, और उसमें आपको उसके आंसर्स भी ढूंढने हैं। तो बहुत अच्छे से आपको करना पड़ेगा, थोड़ी स्पीड प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जो भी पढ़ें ठोस पढ़ें, क्योंकि इस परीक्षा में कंफ्यूजन बहुत होता है। और अगर आपने ठोस नहीं पढ़ा है, सॉलिड स्टडी नहीं की है, सॉलिड स्टडी का मतलब क्या है, ऑथेंटिक बुक्स नहीं पढ़े हैं, एनसीईआरटी बुक्स नहीं पढ़े हैं, जहां जहां कंफ्यूजन वाले जो कॉन्सेप्ट है वहां आपने डिबेट डिस्कशन नहीं किया है, बातचीत नहीं की है, वहां आप फंसेंगे, वहां आपको कंफ्यूजन होगा। जैसे मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी में जो पार्लियामेंट के जो क्वेश्चंस हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी के क्वेश्चंस हैं, जो बिल पास कराने की प्रोसेस है ना, दोनों सदनों के बीच में किस तरह का रिलेशन है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, संवैधानिक संस्थाएं, जो जुडिशियल बॉडीज हैं, नॉन जुडिशियल बॉडीज हैं, है ना, या क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं, उस पे जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम उसमें परेशानी हमें होती है। तो आप ऐसे फैक्ट्स, ऐसी चीजों को थोड़ा अच्छे तरीके से देखें। तो कंफ्यूजन से बचना है। प्रीलिम्स में
सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वो है कंफ्यूजन की। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक बहुत अच्छी बात ये भी हो सकती है कि आप लास्ट टाइम प्रैक्टिस करें और अपने सर्किल में, अपने फ्रेंड सर्किल में खूब डिस्कशन करें, डिबेट करें। जितना आप बोलेंगे उतना आपको फायदा होगा। और बोलेंगे कहने का मतलब बेमतलब के बोलने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। बोलने का मतलब है जितना आप डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे टॉपिक पे, उतना आपके डायमेंशंस खुलेंगे दिमाग के और उतना बेहतर तरीके से आप किसी विषय पर विचार कर सकते हैं। तो जरूर डिस्कशन करें, ग्रुप डिस्कशन बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स के लिए जैसा कि मैंने कहा, इन्वायरमेंट इकोलॉजी को थोड़ा ज्यादा महत्व दें, क्योंकि उस पर आजकल क्वेश्चंस की संख्या बढ़ी है। उसके लिए जितने भी ऐसे योजनाएं हैं सरकार के, और साथ ही साथ नेशनल इंटरनेशनल जो रिपोर्ट्स हैं, डेटाज हैं, उनको आप देखिए, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। इसी के साथ जो इंटरनेशनल सबमिट हैं, सेमिनार्स हैं, जहां जहां जो ऐसा हुआ है, जहां खासकर भारत सरकार ने पार्टिसिपेट किया है, उन सब चीजों के, फिर उन जिन देशों में ये हुआ है या जिन ऑर्गेनाइजेशन का हुआ है, एससीओ का हुआ है, G20 का हुआ है, ऐसे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के जो प्रोग्राम्स हुए हैं, उनके सबमिट हुए हैं, जहां अपने देश ने रिप्रेजेंट किया है, उनके उनके देश के बारे में, उनके ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हिस्ट्री, ये सारी चीजें भी थोड़ी मोटे मोटे तौर पर आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब कहीं कोई सबमिट होता है तो वहां उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जहां तक प्रैक्टिस का सवाल है या पढ़ने का सवाल है, तो आपकी स्ट्रेटेजी, आप इस बात को नोट कर लीजिए। मैं अक्सर इस बात पर बल देता हूं कि आपके पूरे जो स्टडी का जो टाइम है, उसके स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि उसमें 60% आप डेली पढ़ाई करें और 40% साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करें। जो केवल पढ़ता है उसका प्रीलिम्स नहीं होगा, ये आप नोट कर लें। और जो स्टडी करता है उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करता है, उसके चांसेस हैं, और बल्कि जो ज्यादा प्रैक्टिस करता है उसके अधिक चांसेस हैं सिलेक्शन के। तो प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस इज मस्ट। प्रैक्टिस आप डेली करें। मैं एक आपको एक अनुपात दे रहा हूं कि 60% स्टडी, 40% प्रैक्टिस करें। प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों का सही उत्तर उसमें ही होता है, जो आपके ऑप्शंस होंगे उसमें ही सही उत्तर होगा। आपको कंसंट्रेट होके, और जो पहले का आपका पढ़ा हुआ है, जो आपने कॉम्प्रिहेंड किया है, उसी के आधार पर आपको ऑप्शंस में से सही करेक्ट क्वेश्चंस चुनने हैं। तो थोड़ा कई बार ये भी होता है कि हम एग्जाम के दबाव में, टाइम प्रेशर के में, या थोड़े से कंफ्यूजन में हम कई बार जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हम नहीं समझ पाते। लेकिन याद रखिएगा, जितना आप कूल रहेंगे उतना आप ज्यादा आसानी से क्वेश्चंस को आप टच कर पाएंगे। फिलॉसफी में कहा जाता है कि जो मुक्त चेतना है वो ज्यादा सक्रिय होती है। तो मुक्त चेतना अपनी रखिए, ज्यादा दबाव में मत रहिए। प्रीलिम्स का दबाव तो होता है, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए कि जो मैं कर रहा हूं वो सफिशिएंट है और सही है। कई बार लोग इसके दबाव में भी आ जाते हैं, तो आप ना जाएं। जो उसके मेथड है उसका भी थोड़ा करें। जैसे एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है कि जो लगे कि नहीं हो सकता उसको पहले बाहर कर दें, उस ऑप्शंस को बाहर कर दें। जो लगता हो, जिसमें अमूमन दो में कंफ्यूजन होता है, फिर उस पर विचार करें, उसके अलग अलग पहलू पे विचार करें। वैसे एलिमिनेशन वाला मेथड रहता है, लेकिन हो सकता है कि ना भी रहे, क्योंकि यूपीएससी ने इस बार उस सिस्टम को खत्म ही कर दिया है। आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन बीपीएससी में ऐसा ना हो, मुझे उम्मीद है। तो एलिमिनेशन मेथड के जरिए जो बिल्कुल जो ऑप्शन लगता हो कि नहीं हो सकता, उसे बाहर करें और फिर जिसकी संभावना है उसमें विचार करें। इससे आपका कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। जो प्रश्न आपको सबसे आसान लगे उसे एक बार दोबारा जरूर देख ले, क्योंकि हमारी गलतियां वही होती हैं जब हम मान लेते हैं कि अरे ये तो इजी है, ये तो आसानी से हो जाएगा। तो हम अक्सर वही गलती करते हैं जब हमें चीजें आसान और इजी लगती हैं। तो आप वहां थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे, थोड़ा अच्छे तरीके से काम करेंगे। तैयारी को लेकर मन में कोई अफसोस का भाव ना रखें। मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट से बात करते हुए, वो लास्ट टाइम में बड़े थोड़ा हाफ हार्टेड हो जाते हैं। सर तैयारी नहीं हो पाई, ये बच गया है, वो छूट गया है, ये तो देखा ही नहीं, इस बार नहीं होगा, अगली बार के लिए मैं टारगेट कर रहा हूं, मैं सोचता हूं नहीं दो एग्जाम। ऐसे तमाम तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। आप खुद पे भरोसा रखें और ये मान के जाएं कि जितना हमने पढ़ा है सारे क्वेश्चंस वहीं से आएंगे।
अगर आपके मन में ये आत्मविश्वास होगा तो जो क्वेश्चंस आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, जिसको आपने नहीं पढ़ा है, वो भी संभावना है कि वो सही हो जाए। इसीलिए मैं कहूंगा कि अफसोस, जो गिल्टी का भाव है, और कई बार ऐसा होता है कि मैं 5 दिनों के लिए किसी शादी में चला गया, छुट्टी में चला गया, मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया, ऐसा नहीं होता। हमारे दिमाग में जो चीजें पड़ी हुई हैं वो रहती हैं। जब हम देखते हैं, हमारे सामने जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमारा सॉल्यूशन वहां क्लिक करता है। आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट साइट आप जो ऑप्शंस देखते हैं, अमूमन वो फर्स्ट साइट का ऑप्शन सही होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में वो चीजें बैठी हुई हैं। जैसे ही आप देखते हैं, उसे आपको सबकॉन्शियस से रिप्लाई आता है, और अमूमन जो पहली बार आप देखते हैं कि ये सही होना चाहिए, वो ऑप्शन सही होता है। इसलिए कोई गिल्टी का भाव नहीं, कोई अफसोस का भाव नहीं। जो है, जितना पढ़ा है, दैट इज सफिशिएंट। यही मन में आप भाव लेके चले, और फिर फाइनली सफलता की जो अंतिम और सबसे सटीक रणनीति है, जिस पर मैं फोकस करना चाहूंगा, इट इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर प्रीलिम्स एग्जाम्स में या बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप पास करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं एग्जाम, तो उसका एक ही मेथड है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो इतने सारे क्वेश्चंस आपके नजरों से गुजरते हैं कि फिर उसके बाद एक तो कुछ बचता नहीं, और कुछ बचता है तो जितने प्रैक्टिस आपने किए हैं उसी के बेस पे आप उसको सॉल्व कर देते हैं। तो मैं कहूंगा कि आप प्रैक्टिस खूब करिए, और जितने अधिक क्वेश्चंस और जितने अधिक प्रॉब्लम्स से आप गुजरेंगे, उतना आप मजबूत होंगे, उतना आप एक्सपीरियंस्ड होंगे, और उतना आप बेहतर कर पाएंगे। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये काम आएंगी। और लास्ट टाइम में जब आप तैयारी के बिल्कुल अंतिम चरण में है, 2-2.5 महीने हैं अभी, वैसे ये प्रैक्टिस का दौर है। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, उसमें ये जो हमने बातें कही हैं इनका भी इस्तेमाल करें, इनका भी उपयोग करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलते हैं। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।